हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम तरुण शर्मा है और मैं डीएसएसबी के लिए जीके की वीडियो सीरीज चला रहा हूं, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के या डीएसएसबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अंदर अरिहंत जो मैं समरी करवा रहा हूँ, अरिहंत की बुक की करवा रहा हूँ, जो कि 40 से 45 रुपए की आती है। उस बुक को खरीद लेना और आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। मैं जो भी बताता रहूंगा, आप बुक में निशान लगा लीजिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किताब के अंदर नहीं है वो आप नोट कर लीजिएगा। इसके अंदर मैं जो पीवाईक्यू हो चुके हैं, जो पूछे जा चुके हैं, मैं वो भी बता देता हूँ और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो भी बता देता हूँ कि ये पेपर में आ सकते हैं। बाकी इससे पहले मैं 6 वीडियो बना दिया, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और ये सारे ये मैंने एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। ये एसएससी स्टेनो में मेरे मार्क्स है। इंग्लिश में 100 में से, ये जीके में 50 में से, ये रीजनिंग में 50 में से, ओवरऑल मेरे इतना स्कोर आया था। और डीएसएस में जो लास्ट टाइम 10 ग्रेड 4 की जो एलडीसी की वैकेंसी निकली थी, उसमें 200 वैकेंसी थी और कट ऑफ गई थी 149। ये मेरा स्कोर था 161। तो अब आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान एक तरीके की बुक है, इसके अंदर रूल्स लिखे हुए हैं बहुत सारे। अब मैं जो पेपर में आता है मैं वो वाली चीज बताता हूँ। पेपर में ये आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया था वो सबसे पहले किसने दिया था, तो वो एम एन रॉय ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, ये पीवाईक्यू बन चुका है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, वो कब से बनी थी, तो वो 16 मई 1946 में ये बनी थी। ये डेट याद कर लेना, पेपर में पूछी जाती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सच्चिदानंद सिन्हा उसके चेयरमैन बने थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। तो ये पूछ लेते हैं कौन जो एंट्रीम प्रेसिडेंट, एंट्रीम का मतलब सिर्फ और सिर्फ थोड़े टाइम के लिए सच्चिदानंद सिन्हा इसका चेयरमैन थे। उसके बाद बनते हैं राजेंद्र प्रसाद, किसके, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरमैन। और वाइस चेयरमैन बनते हैं एच सी मुखर्जी। तो ये पेपर का क्वेश्चन है, सीधी सीधे पीवाईक्यू है, ये बनेगा सच्चिदानंद सिन्हा वाला और राजेंद्र प्रसाद वाला। और इसकी जो बैठक है वो ये राजेंद्र प्रसाद और ये जो चेयर बने थे 11 दिसंबर 1946 में बने थे। इंपॉर्टेंट है। बी एन राव जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। ये पेपर का क्वेश्चन है। ये अगर आपको नहीं याद तो आपके 1 नंबर जा चुके। तो ये जितना भी चीजें बताइए पीवाईक्यू है, ये रट्टे लगा लेना बहुत बेहतरीन तरीके से। अब ये जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर कितने मेंबर थे, ये पहले तो नहीं आता था, लेकिन अब ये डाटा पूछने लगे हैं पेपर में। तो ये आपको पूरा याद करना पड़ेगा एग्जैक्ट। ये पीवाईक्यू बन चुके हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर ये नहीं बने होते तो मैं स्किप करवा देता। तो 389 389 टोटल मेंबर थे। उसमें से 292 ये भी पूछते हैं वो ब्रिटिश स्टेट से थे, और 93 जो है प्रिंसली स्टेट से थे, और 4 जो है वो प्रोविंस से थे। कहाँ के, दिल्ली, अजमेर, कुरु और ये बलूचिस्तान। तो ये पेपर में डाटा अभी तक, ये पेपर में 292 वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 389 और 292, तो ये डाटा याद कर लेना, पेपर में पूछा जाएगा। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बी आर अम्बेडकर थे। ये तो इतना बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता तो आप कंपटीशन से पहले ही बाहर हो, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ये पता होना चाहिए, वरना पेपर से बाहर, कंपटीशन से ही बाहर हो। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइम में बना, 2 साल 11 महीने 18 दिन। बहुत बेसिक क्वेश्चन, वही बेसिक बात पता होना चाहिए, वरना कंपटीशन से तुम बाहर हो। और कुछ प्रोविजन थे, वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। जैसे कि सिटीजनशिप वाला है, इलेक्शन वाला है, प्रोविजन ऑफ पार्लियामेंट है। ये पेपर में पूछ लेते हैं। सिटीजनशिप वाला जो है पेपर में पूछा गया है, पीवाईक्यू बना है। जो अडॉप्ट किया गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब किया गया था, 26 नवंबर 1950 1949। इसलिए 26 नवंबर को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस मनाया जाता है। जब स्टार्टिंग था उसमें, और उसमें 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे, 8 शेड्यूल थे। अब जो है प्रेजेंटली 448 आर्टिकल है, 25 पार्ट और 12 शेड्यूल। ही आपको पता होना चाहिए। और उसके अंदर एक प्रियम्बल है जिसे प्रस्तावना बोलते हैं। अभी आ जाता है। और ये 26, जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके लागू हो गया था, तो हमने 26 जनवरी 1950 को ये वेट किया इनेक्ट करने के लिए। क्यों किया, क्योंकि उसी दिन पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बाकी ये पढ़ लेना, ये बेसिक चीज है, पता होना चाहिए आपको। 26 नवंबर 1950 में ये रिपब्लिक डे बोलते हैं, बेसिक चीज है। अब ये पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि नेशनल फ्लैग जो है वो कब अडॉप्ट किया गया, तो 22 जुलाई 1947 में अडॉप्ट किया गया। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई 1947। ये मैंने कैसे याद करा, जैसे कि हमें 15 अगस्त 1947 में आजादी मिल गई थी। मतलब आजादी मतलब हमें झंडे गाड़ना था 15 अगस्त को 1947। तो मतलब झंडा जो है वो अडॉप्ट किया गया था उससे कुछ टाइम पहले, तो मतलब 22 जुलाई 1947। अब ये आ जाता है ये
पोर्टफोलियो उस टाइम किस, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जो झंडा जो है वो किसने डिजाइन किया गया था, तो पिंगलिया वेंकैया ने इन्हें डिजाइन किया गया था। दूसरा एक क्वेश्चन पूछते हैं, जो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो वो कितना है, तो वो 3:2 है। ये पेपर का क्वेश्चन बन चुका है, PYQ बन चुका है। अब ये पोर्टफोलियो, इसमें से कौन कौन से बेसिक है जो आपको याद करना है, एक्सटर्नल कॉमनवेल्थ जवाहरलाल नेहरू, होम इंफॉर्मेशन ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, फूड एंड एग्रीकल्चर राजेंद्र प्रसाद, लेबर वाला याद कर लेना जीवन राम, डिफेंस वाला याद कर लेना, एजुकेशन वाला याद कर लेना, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब आया था प्रियम्बल, ये प्रीफेस है, मतलब ये प्रस्तावना एक तरीके से इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये बेसिक चीज दी गई है बस, और कुछ नहीं है। इसे स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं प्रियम्बल को। ये बहुत बेसिक चीज है, बस आपको पता होना चाहिए, और कुछ नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक आया था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया था, वही बाद में चल के प्रियम्बल बना था। ये बेसिक चीज है, ये पता होनी चाहिए। और जो प्रियम्बल है, ये कहां से बोरो किया गया है, यूएसए से बोरो किया गया है। ये PYQ है। दूसरा, 42वें अमेंडमेंट 1976 से 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, SSI। ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। ये पेपर का क्वेश्चन है, ये नहीं पता तो कॉम्पिटिशन से बाहर हो, तुम्हें पता होना चाहिए। अब आ जाता है प्रियम्बल। ये इस तरीके से हमारा प्रियम्बल है। अब एक बार इसे पूरा का पूरा पढ़ो। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। तो ये SSDR, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। दूसरा पेपर में पूछ लेते हैं हमें कितने टाइप की जस्टिस मिली हुई है। ये पेपर का क्वेश्चन बन चुका है इससे, इसलिए मैं पढ़ने को बोल रहा हूँ। तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिली हुई है। लिबर्टी कितने तरीके की मिली हुई है, ये ऑप्शन दे देंगे, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये पता होना चाहिए आपको। ये पेपर के क्वेश्चन अब ये बन रहे हैं प्रियम्बल से, तो आपको पता होने चाहिए। इक्वलिटी किस तरीके से, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, ये सारे के सारे, ये बस आपको पता होने चाहिए। 3 चीज, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ये 3 चीज याद करें ना बस। दूसरा, ये सेक्युलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी 42वें अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ी गई है। पेपर का क्वेश्चन है। अब आ जाता है जो संविधान है में बहुत सारी चीजें जो है वो बोरो की गई है, कहाँ कहाँ से की गई है, और ये PYQ है। दूसरी चीज, अगर आपको ये गलती से भी नहीं याद तो आप कंपटीशन से बाहर, भूल जाओ, आपका सिलेक्शन होगा। तो ये इसको लगभग दिन में 5-6 बार पढ़ लेना, लेकिन ये पूरे के पूरे रट्टे लगा देना बढ़िया तरीके से। जैसे मैंने कैसे याद करा, रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया, यूके से। मतलब हमारे ऊपर किसने रूल करा था, यूके से, तो रूल ऑफ लॉ यूके से ले लिया। कैबिनेट सिस्टम, ये उसी टाइम आया था यूके के टाइम पे जब ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज करे थे, तो मतलब यूके से। प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट, बाइकैमरलिज्म, कैग का ऑफिस, सिंगल सिटीजनशिप, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये कहाँ से लिया गया, यूके से लिया गया। यूएसए से क्या क्या लिया गया है, प्रियम्बल, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट, वाइस प्रेसिडेंट, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसएसआर से क्या लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये पेपर के क्वेश्चन बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट, ज्वाइंट सेटिंग, और एक ट्रेड भी है, ये याद कर लेना। जापान से क्या लिया गया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये अच्छी तरीके से याद कर लेना। जर्मनी से क्या लिया गया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। कनाडा से क्या लिया गया है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये सारे के सारे करने से याद कर लेना। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे, वैसे तो सारे ही पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी इससे क्या लिया गया, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और दूसरा, जो राज्यसभा के अंदर नॉमिनेशन होता है, ये नोट कर लेना, ये किसका किताब के अंदर नहीं है। नॉमिनेशन होता है वो भी आयरलैंड से ही लिया गया है। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, जो अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में वो, और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। इलेक्शन जो है राज्यसभा के साउथ अफ्रीका, लेकिन नॉमिनेशन जो है वो आयरलैंड से लिया गया। फ्रांस से क्या लिया गया है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, प्रियम्बल के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टे लगा देना। बाकी अब आते ये मेन फीचर है, बेसिक है, बस आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज है, पता होना चाहिए, पढ़ लेना। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट आर्टिकल। टोटल कितने पार्ट है, अब 25 पार्ट है। शेड्यूल कितने, अब 12 शेड्यूल है। तो अब आ जाता है ये आर्टिकल। सबसे पहले ये बेसिक सबसे पहले आर्टिकल 1 है, इसके अंदर बोलता है इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ये बेसिक है, पता होना चाहिए। दूसरे में एडमिशन ऑफ द न्यू स्टेट। तीसरे में है अगर हमें किसी स्टेट की बाउंड्री वगैरह चेंज करनी, जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसका है।
बस पहले वाले में क्या है, कोई नई टेरिटरी एक्वायर करने वाला, जैसे यहाँ पे कोई आइसलैंड है, इसको किसी ने नहीं अपना रखा है, तो हम बोल सकते हैं कि तो उसके अगर हमें इंडिया का पार्ट बनाना, तो आर्टिकल 2 है उसके बारे में। 3 का क्या है, कोई एग्जिस्टिंग स्टेट के बारे में ये पढ़ लेना। सिटीजनशिप का नॉर्मल आर्टिकल पूछ लेंगे तो वो 5 से 11 है, ये याद होना चाहिए आपको। वो पूछ लेंगे सिटीजनशिप एक्ट कौन सा है, 1955, ये पेपर का क्वेश्चन बनना है PYQ। बाकी इन 5 तरीकों से हम जो है इंडिया की जो नागरिकता को ले सकते हैं, ये पढ़ लेना। और जो नागरिकता है वो त्यागने का जो नियम है वो 3 तरीके से, ये पढ़ लेना। बाकी अभी जो एन आया था लॉ, वो इसके बारे में बेसिक चीजें पढ़ लेना। अब आता फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल है 12 से 35, पार्ट 3, ये आपको याद होने चाहिए जितने भी पार्ट है स्टार्टिंग वाले। तो ये आर्टिकल आपको याद होना चाहिए 12 से 35। अगर ये नहीं याद ना, तो आप सिलेक्शन से बाहर हो, कंपटीशन से ही बाहर हो, अगर आपको ये चीज नहीं याद है। राइट टू इक्वलिटी 14 से 13, आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्शन, प्लेस ऑफ बर्थ, ये आपको याद होने ही चाहिए। आर्टिकल 16 अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल, ये सब आपको याद होने चाहिए, मुंह जबानी फिंगर टिप पे होनी चाहिए सारी की सारी चीजें। राइट टू फ्रीडम कितने हैं, 19 से 22 तक, ये 6 फ्रीडम दी हुई है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, मतलब कोई अगर मान लो कोई जुर्म करता है तो ये उससे रिलेटेड है, उनको क्या प्रोटेक्शन मिली हुई है। आर्टिकल 21, ये तो बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 22 अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ये पता होना चाहिए, ये बेसिक है, PYQ है, PYQ बनते हैं, ये याद होने चाहिए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है वो आर्टिकल 21 में है, उसका प्रोहिबिशन दिया हुआ है। और चाइल्ड लेबर जो है उसका आर्टिकल 24 में दिया हुआ है। आर्टिकल 25 से 28, ये सीधे सीधे पूछेंगे भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन किस में है, तो पार्ट 25 से 28 ऑप्शन दिया हो, लगा के आगे चलना। अभी आर्टिकल 25 में ये है, हम कोई भी जो रिलीजन है उसे मानने की स्वतंत्रता है। बाकी उसको कोई रिलीजियस अफेयर मतलब करने हो, जैसे कुछ भी जो होता है फिर रिलीजन से रिलेटेड, वो 26 में है। आर्टिकल 27 में जो पैसा जो भी होता है उससे रिलेटेड वो टैक्स फ्री है। आर्टिकल 28 में जो भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन होंगे उसमें देखो कोई भी रिलीजन है वो कोई भी फॉलो नहीं हो पाए होगा इस तरीके से, आर्टिकल 28 में दिया है। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल 29 और 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, बेसिक है, पढ़ लेना, ये पेपर का क्वेश्चन बनेगा, पढ़ाई एक पढ़ लेना। आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारा फंडामेंटल राइट था, अब ये नहीं है, ये पूछेंगे कौन सा अमेंडमेंट से इसे हटा दिया गया, तो 44वें अमेंडमेंट 1978 में। और अब कौन सा आर्टिकल है, वो 300A है, लीगल राइट है अभी हमारा बस। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये आर्टिकल 32 में आता है, ये बेसिक है, पता होना चाहिए। उसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था, भीमराव अम्बेडकर ने बोला था, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, नहीं पता तो कंपटीशन से आप बाहर हो। अब आ जाता है रिट्स। रिट्स जो होते हैं 5 तरीके के होते हैं। ये रिट्स इस तरीके के होते हैं, जैसे मान लो किसी ने हमारा फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया है, मतलब उसे उल्लंघन किया है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्ट। और सुप्रीम कोर्ट तब ये जो रिट्स है, सबसे पहले तो ये पूछेगा कितने रिट्स होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन, ये SSC का DSSB का 5 तरीके के होते हैं। अभी क्या होते हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सेरेसोरारी। अभी इन सब की मैं डेफिनेशन नहीं बता, नॉर्मल पढ़ लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट है। हैबियस कॉर्पस का मतलब, मान लो किसी ने किसी को अरेस्ट कर लिया, तो वो रिट इशू जारी कर सकता है, यू मे हैव द बॉडी, मतलब उसको हमारे सामने प्रेजेंट करो। मैंडेमस का मतलब कोई सरकारी कोई बंदा काम नहीं कर रहा, तो ये ऑर्डर दे सकती है कि काम करो। सेरेसोरारी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, तो मतलब मान लो किसी ट्रिब्यूनल ने, या मान लो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई ऑर्डर देती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे जो है वो नील कर सकता है, मतलब बिल्कुल खत्म कर सकता है कि ये ऑर्डर नहीं, सही नहीं है, अगर उसे लगता है सुप्रीम कोर्ट को। प्रोहिबिशन का मतलब होता है, तो जैसे मान लो हाई कोर्ट किसी केस में ऑर्डर देने वाले, और इसे पता लगता है कि ये इसकी ज्यूरिडिक्शन से बाहर है, तो वो ऑर्डर देने से पहले ही केस अपने पास वापस ले सकती है। प्रोहिबिट का मतलब होता है पहले ही रोक देना। इसमें क्या है, ऑर्डर दे चुकी है लोअर कोर्ट, अब वो उसे खत्म कर रही है, इसमें ऑर्डर देने ही नहीं देती, पहले ही वो अपने केस इक्विवेलेंट को होता है, मतलब किस तरीके से, मान लो कोई बंदा सरकारी ऑफिस में जाके बैठ गया, तो वो इसके पास अब ये है कि वो रिट इशू कर सकती है कि तुम किस अथॉरिटी से जाके यहाँ पर ऑफिस में बैठे हो, इस तरीके से, ये रिट से आपको पता होना चाहिए।
अब आता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जिसका आर्टिकल होता है 36 से 51। ये आपको पता होना चाहिए, पीवाईक्यू बन चुका है। 36 और 37 में बेसिक डेफिनेशन है। आर्टिकल 38 पूछ लेंगे तो ये याद कर लेना, सोशल ऑर्डर और वेलफेयर के लिए, पीपल के लिए। आर्टिकल 38 जो है पेपर का क्वेश्चन है। बाकी आर्टिकल 40 ये पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, ये विलेज पंचायत से रिलेटेड है। आर्टिकल 39 ए पूछा जा चुका है, ये किताब के अंदर नहीं है, इसका है फ्री एंड लीगल एड, लीगल एड, फ्री एंड लीगल एड, ये पेपर का क्वेश्चन है, पूछ नोट कर लेना, किताब के अंदर नहीं। आर्टिकल 42 है, जो वर्क की कंडीशन होती है जहाँ पे काम करते हैं वो एक सिक्योर होना चाहिए, सही होना चाहिए, एक डायरेक्शन से एक तरीके से। अब आर्टिकल 43 में क्या है, लिविंग वेजेस, जो वर्कर, जो प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। और आर्टिकल 43 का बी जो है 93rd अमेंडमेंट से जोड़ा गया, एक बार चेक कर लेना। तो ये पार्टिसिपेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इस तरीके से है, ये आपको पता होना चाहिए, नोट कर लेना। आर्टिकल 44 ये पेपर का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 45 में क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन, ये बेसिक है, पता ही होना चाहिए आपको। 46 में है प्रमोशन है किसका, SC ST और वीकर सेक्शंस का, ये पेपर का क्वेश्चन है, ये पढ़ लेना। 49 पेपर का क्वेश्चन है, मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व करना। 50 पेपर का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू सीधे सीधे। ये 50 मैंने कैसे याद कराया, 50 का मतलब मिडल में बिल्कुल, मतलब इस तरीके से। तो मतलब यहां से सेपरेशन हो गया किस चीज का, पावर्स का, किसका, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का। 50। 51 पेपर का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड, आर्टिकल 51 है। अब आ जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज। सीधे सीधे क्वेश्चन ये बनेगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में है, तो 51 के ए में है, पीवाईक्यू। ये जितने भी बता रहा हूँ ये आपको अगर नहीं याद, कॉम्पिटिशन से बाहर हो, पता होना चाहिए। दूसरा ये जो फंडामेंटल राइट्स है, कौन से अमेंडमेंट से जोड़े गए, तो 42वें अमेंडमेंट 1976 से जोड़े गए। किसकी रिकमेंडेशन पे, तो स्वर्ण सिंह कमेटी। ये पेपर का क्वेश्चन है, ये बहुत बार बन चुका है, स्टार बना लो 5। ये सब याद होना चाहिए आपको। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई है, तो वो यूएसएसआर से ली गई है, एस्ट्राइल जो रशिया है उससे ली गई है। अब ये टोटल पहले तो पढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब पेपर में इसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। एक का मतलब होता है अबाइड बाय, अबाइड बाय का मतलब होता है पालन करना, किस चीज का, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम का पालन करना। उसके बाद आ जाता है बी फॉर भगत सिंह। भगत सिंह मतलब क्या है, एक तरीके से वो फ्रीडम स्ट्रगल है, तो हमें इंस्पायर होना चाहिए किसे, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल से, जो फ्रीडम है उस तरीके से याद कर सकते हैं, सिर्फ मैं याद करने का बता रहा हूँ। सी का मतलब होता है तीन, तो मतलब तीन चीजें इसके अंदर, क्या, सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। डी का मतलब डिफेंस, मतलब जब भी हमें बुलाया जाएगा सर्विस के, देश के बचाव में, तो हमें आना पड़ेगा, वे व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। डी का मतलब डिफेंस। ई का मतलब है, अब बाकी ई पांचवे में है कि हर जो हमें हारमनी और मतलब कॉमन ब्रदरहुड, ये तरीके से ये सारी चीज से रिलेटेड है, ये पढ़ लेना। एफ का मतलब फोर्थ, तो एक तरीके से जो है, जो हेरिटेज कल्चर उसे बचाना चाहिए। जी का मतलब ग्रीनरी, ग्रीनरी और ये सब, इसे बचाना चाहिए। एच का मतलब ह्यूमनिज्म, साइंटिफिक टेम्पर। आई मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। अब आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, कुछ भी बना लेना। जे जे को हम कैसे भी याद कर सकते हैं कि मतलब हर एक फील्ड के अंदर एक्सलेंस होनी चाहिए। दूसरा जो के है, ये कब जोड़ा गया, 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 में, जो 11वीं जो है फंडामेंटल ड्यूटीज ये जोड़ी गई है। इसमें क्या है, जो पेरेंट्स को ये गाइड कर रहे, एक तरीके से इंस्ट्रक्शन दी गई है अपने 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देने की। तो ये 86वें अमेंडमेंट ऑफ 2002 में ऐड किया गया है, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी, ये पता होनी चाहिए। अब आ जाता है पार्ट 5। पहला में क्या था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। दूसरे में क्या था, सिटीजनशिप। ये मैंने कैसे याद करा, पहले में यूनियन, यूनियन हो गया, उसके अंदर सिटीजन रहने के लिए सिटीजन भी तो चाहिए। फिर 30, अब जब सिटीजन है तो उसके कुछ राइट्स भी तो होना चाहिए, मतलब एफआर, फंडामेंटल राइट्स। 4 तो बेसिक है, आपको पता ही होना चाहिए। सीधी सीधी पूछेंगे पार्ट 4 में क्या, अगर नहीं याद तो भाई कॉम्पिटिशन से बाहर हो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 4 के ए में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब आ जाता है 5। 5 में क्या है, यूनियन।
अब के सबसे पहले भी तो वही आया था, ये यूनियन एंड टेरिटरी मतलब एक तरीके से उसका नाम और वो सारी चीजें। अब यहाँ पे प्रॉपर यूनियन के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 52 से 51 है, ये पेपर का क्वेश्चन है, बन चुका है, याद कर लेना। पहली क्वेश्चन ये है कि एग्जीक्यूटिव हेड स्टेट का कौन है, तो वो एक्स प्रेसिडेंट है, और फर्स्ट सिटीजन भी प्रेसिडेंट को ही बोलते हैं। बेसिक जो 42वां संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसने ये बोल दिया गया था कि प्रेसिडेंट को बात माननी पड़ेगी जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। लेकिन 44वां अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें ऑब्लिगेटरी को हटाकर एक तरीके से ये है था कि प्रेसिडेंट जो है वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो भी डिसीजन है। अब इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी एज होनी चाहिए 35, एलिजिबल होने चाहिए किसके लिए, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए, और कोई भी प्रॉफिट का काम इन्हें नहीं करना है। एक तरीके से ये इसका क्वालिफिकेशन है, आपको पता होना चाहिए। एज बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में एज पूछेंगे 35। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35, लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30। ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है इसका इलेक्शन किस तरीके से होता है। इसमें जो है सीधे सीधे इलेक्टेड मेंबर वोट करते हैं, इलेक्टेड एमपी और एमएलए, बात खत्म। सिर्फ और सिर्फ इतना याद कर लेना, बाकी ये इंग्लिश में वही चीज लिखी है, पढ़ लेना। ये देखो ना, इलेक्टेड को कंसिडर क्या, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपी, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब एमएलए, और बाकी ये पढ़ लेना, यूटी जो है उसमें दिल्ली और पौंडीचेरी भी है, ये पढ़ लेना, बेसिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन जो डिसाइड करता है सारी चीज, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। ये बेसिक है, पढ़ लेना। ये बेसिक है कि मतलब वही चीज है, अगर प्रेसिडेंट नहीं होगा तो कौन देखेगा, वाइस प्रेसिडेंट को देखेगा। वाइस प्रेसिडेंट नहीं तो कौन देखेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं तो सीनियर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो देखेगा, अगर सीट वैकेंट हो गई किसी भी तरीके से। ये बेसिक है, पढ़ लेना। बाकी फर्स्ट एंड ओनली प्रेसिडेंट, ये बेसिक चीज है, पढ़ लेना, पेपर के अंदर आती है। ये बेसिक चीज है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। इम्पीचमेंट का ये सीधे सीधे पूछेंगे, जो प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं इम्पीचमेंट है, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 61 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। बाकी ये चीज, ये किसी भी, ये पेपर का क्वेश्चन है, किसी भी पार्लियामेंट, किसी भी हाउस के अंदर जो ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, ये इनिशिएट हो सकता है। अब आता है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ये बेसिक बेसिक है, पढ़ लेना। ये बेसिक है, ये भी बेसिक है। ये इंपॉर्टेंट है कि 12 जो मेंबर है नॉमिनेट करता है, किसमें, राज्यसभा में नॉमिनेट करता है। और ये बस ये इंपॉर्टेंट है, 12 मेंबर जो राज्यसभा में नॉमिनेट करता है, बेसिक चीज है। ये वेटो पावर का देख लेना। ये 72, आर्टिकल 72 बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है, पता होना चाहिए। आर्टिकल 1, 2, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर का क्वेश्चन है। मतलब ऑर्डिनेंस जो है जारी कर सकता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है। ऑर्डिनेंस का मतलब एक तरीके से रूल बोल सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, खुद पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइप्स ऑफ विटोज, ये बेसिक चीज है, पढ़ लेना। अब आता है इमरजेंसी, ये पेपर का ये पेपर के बनते हैं, नहीं पता तो कंपटीशन से बाहर हो। 3 तरीके की होती है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। 352, 356, 360 आर्टिकल सीधे सीधे तुम्हें मुंह जबानी याद होना चाहिए। अब आता है वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल, आर्टिकल 63 में जो है वाइस प्रेसिडेंट है, और जो है ही इज इलेक्टेड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये पता होना चाहिए। मतलब ऑल एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, सब के सब इसे वोट करेंगे एक तरीके से। ये वाइस चेयरमैन का जो है, वाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइस चेयरमैन जो है वो एक्स ऑफिशियो, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन बोलो, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, किसका, राज्यसभा का, जो कि आर्टिकल 64 बोलता है। ये बेसिक चीज है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर का क्वेश्चन है, याद कर लेना। ये भी बहुत बेसिक है, इंपॉर्टेंट याद क्वेश्चन याद कर लेना। और नॉर्मल एक पूछ लेंगे, वाइस प्रेसिडेंट का टर्म कितना है, तो वो 5 साल होता है। ये सबको कंफ्यूजन होती है। अब आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो आर्टिकल 74 है, इससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन याद कर लेना। ये बेसिक चीज है, याद कर लेना। ये भी बेसिक है, बस पढ़ लेना।
ये इंपॉर्टेंट है ये, और ये पीवाईक्यू बनता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ये चीज याद करना। ये बेसिक चीजें पढ़ लेना। अब आता है प्राइम मिनिस्टर के बारे में। प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये सब आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, जो आर्यंत की बुक है उसमें आप निशान लगा सकते हैं बस। ये बेसिक चीजें पढ़ लेना, बेसिक चीजें पढ़ लेना, बेसिक है पढ़ लेना, बेसिक है सिर्फ पढ़ना है, बेसिक है पढ़ लेना। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेंगे। लॉन्गेस्ट सर्विस टू सर्व, लॉन्गेस्ट जो पीएम है वो कौन रहा था, तो जवाहरलाल नेहरू थे। बाकी ये भी सारा का सारा, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, तो पढ़ लेना। सबसे कम टाइम तक कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। अब ये नॉर्मल बहुत बेसिक है, यूनियन लेजिस्लेचर में क्या है, तो लोकसभा है, राज्यसभा है। लोकसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, सॉरी राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं। हाउस ऑफ पीपल लोकसभा को बोलते हैं, और प्रेसिडेंट। तो ये आर्टिकल, ये पेपर का क्वेश्चन है, 3 आर्टिकल याद कर लेना। आर्टिकल सरल से, स र लो, सरल, एस का मतलब संसद, र का मतलब राज्यसभा, एल का मतलब लोकसभा। तो आर्टिकल 79, 80 और 81 ये पेपर के क्वेश्चन है, बनेंगे, आपको याद होने चाहिए। ये बेसिक चीजें पढ़ लेना। अब आता है राज्यसभा, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। इसकी डेट याद कर लेना, 3 अप्रैल 1952, जो पहली सिटिंग थी राज्यसभा की हुई थी। इसमें जो मेंबर है 250 हो सकते हैं, फिलहाल 238 है इलेक्टेड, 12 नॉमिनेटेड है। ये आर्टिकल 80 मैंने बताया, 12 नॉमिनेट होते हैं। ये राज्यसभा के बारे में बोलते हैं। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, ये डिसॉल्व नहीं होता है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू क्वेश्चन बनने वाला है क्या, मतलब ये पेपर में आते हैं। 1/3 जो मेंबर है वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं, जो कि आर्टिकल 83 बोलता है। और राज्यसभा के पास ज्यादा पावर नहीं होती है मनी बिल से रिलेटेड, मनी बिल का जो भी देखता है वो लोकसभा ही देखता है। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर का क्वेश्चन है। दूसरा ये जो डेट है, ये 13 मई 1952, ये पेपर की डेट है, सीधी सीधे पेपर में क्वेश्चन पूछ जाएगा। 13 मई 1952 लोकसभा की, और 3 अप्रैल 1952 जो है वो राज्यसभा की डेट है। और जो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत बेसिक है, और ये पेपर में आ चुके हैं कि 3 सेशन, कौन कौन से 3 सेशन होते हैं, तो ये बता दो। और दूसरा, जो एक सेशन से लेके दूसरे सेशन के बीच में कितना जो है टाइम का डिफरेंस हो सकता है, तो 6 महीने का हो सकता है। ये किताब के अंदर नहीं लिख रखा, पेपर का क्वेश्चन है, लिख लो, नोट कर लेना। 3 सेशन कौन कौन से, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पढ़ लेना। क्वालिफिकेशन ये देख लो, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए लोकसभा के लिए, और 25 साल की एज होनी चाहिए लोकसभा के लिए, और 30 साल की एज होनी चाहिए राज्यसभा के लिए। ये जो एज है आपको याद होनी चाहिए। बिल जो है कितने तरीके के होते हैं, ऑर्डिनरी, मनी, फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी बिल जो है वो किसी भी हाउस जो है पार्लियामेंट वो इनिशिएट हो सकता है, लेकिन मनी बिल जो है वो केवल केवल लोकसभा में इनिशिएट होगा। और जब मनी बिल एक बार इंट्रोड्यूस हो जाएगा, लोकसभा उसे पास कर देगी। और जब राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा के पास सिर्फ और सिर्फ 14 दिन का टाइम है, या तो उसे हाँ बोले या ना बोले। और दूसरा, इसकी हाँ या ना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोकसभा को जो करना वो करेगी मनी बिल के ऊपर। आर्टिकल 111, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर का क्वेश्चन है, ये मनी बिल से रिलेटेड है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मनी बिल को है प्रेसिडेंट रिकंसिडर के लिए नहीं भेज सकता हाउस के पास। अब आता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये बेसिक क्वेश्चन है, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बहुत बेसिक है, ये पढ़ लेना। फैक्ट अबाउट स्पीकर, ये बेसिक क्वेश्चन है, पढ़ लेना। जीवी मावलेंकर पहले स्पीकर थे, मीरा कुमार जो है फर्स्ट वुमेन लोकसभा की स्पीकर थी। ये बेसिक क्वेश्चन है, सारे के सारे पता होने चाहिए। बाकी पेपर का क्वेश्चन तो ये 2 क्वेश्चन है फिलहाल, जीवी मावलेंकर और मीरा कुमार वाले, ये पेपर के क्वेश्चन है। अब आया था शेड्यूल। टोटल कितने शेड्यूल है, टोटल 12 है। पहला शेड्यूल बोलता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी।
मतलब नाम से रिलेटेड जो भी है ये पहले वाले में है। दूसरे में क्या है, अलाउंस, इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स, सैलरीज, किस चीज की, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सारे के सारे जितने भी है उनकी सैलरी और इमोल्यूमेंट। तीसरे वाले में क्या है, ओथ से रिलेटेड है, जो यूनियन मिनिस्टर ये सारे के सारे जो भी ओथ लेते हैं सब ओथ से रिलेटेड तीसरे वाले में। चौथे में है राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ राज्यसभा की सीट, तो राज्यसभा की सीट से रिलेटेड चौथे वाले में। पांचवे वाले में है एडमिनिस्ट्रेशन, किसका, शेड्यूल्ड एरिया और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनका, शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स का एडमिनिस्ट्रेशन। छठे में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रिलेटेड है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये तरह से ये पेपर के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब आता है शेड्यूल 7, इसमें 3 लिस्ट दी गई है। लिस्ट कहां से ली गई है, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, इसका प्रोविजन है। 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। 100, 61, ये 52। ये पेपर का क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से याद करना। और इसके अंदर जो भी मतलब यूनियन का मतलब जो भी मेजर इवेंट हो, मेजर चीजें होंगी ना जो पूरे देश को प्रभावित करेंगी वो यूनियन के अंदर आ जाएगी, जैसे रेलवेज, कम्युनिकेशन, डिफेंस, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, यूनियन में आ जाएंगे। अब आ जाएंगे स्टेट में, स्टेट में है एग्रीकल्चर, पुलिस, ये सारे के सारे स्टेट में है। और भी मैं एग्जांपल बता दूंगा, फिलहाल अभी मैं शेड्यूल के बारे में बता रहा हूँ कि 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट है, लेबर, एजुकेशन, मैरिज से रिलेटेड जो कॉन्करेंट लिस्ट में। अब आती है 8वां शेड्यूल। तो 8वें में लैंग्वेज के बारे में दिया गया है। टोटल जो लैंग्वेज है 22 है, ये पेपर के क्वेश्चन, ये जितने भी मैं बता रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा, सारे के सारे पेपर के क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो आपको याद होनी चाहिए। टोटल कितनी लैंग्वेज है, 22 है। पहले कितनी थी, पहले थी 14, उसके बाद जोड़ी गई है सिंध, ये इंपॉर्टेंट, मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। पहले जो लैंग्वेज थी वो 14 थी, अब प्रेजेंट में कितनी है, 22 है। तो सबसे पहले जो जोड़ी गई सिंध लैंग्वेज जोड़ी गई, कब जोड़ी गई, 21st अमेंडमेंट एक्ट, ये किताब में नहीं दिया हो गया, जो छोटी बुक है नोट कर लेना, 1967। उसके बाद जोड़ी गई कोंकणी, ये पेपर के क्वेश्चन बनेंगे सीधे सीधे, मणिपुरी, नेपाली, ये कब जोड़ी गई, 71st अमेंडमेंट एक्ट, 1971। उसके बाद जोड़ी गई बोडो, डोगरी, मैथिली सेथली, मतलब मैथाली और सेंथाली, ये जोड़ी गई 19 अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज नहीं है, तो सिंध दिया होगा ऑप्शन में, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये सारे के सारे दिए होंगे, तो आपको याद होने चाहिए एग्जैक्ट, ये अमेंडमेंट के साथ याद होने चाहिए आपको, पेपर के क्वेश्चन बनेंगे। ये 2003 है, याद होने चाहिए। अब आया था 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में दिया गया है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, और जमींदारी जो सिस्टम है वो भी इसी जो शेड्यूल है इसके अंदर इसे प्रोहिबिट कर दिया गया था, मतलब एक तरीके से हटा दिया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर का बनता है, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, नाइनटीन 1951 में ये वाला जो शेड्यूल है ये ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये पेपर का क्वेश्चन है। जमींदारी जो सिस्टम है उसे प्रोहिबिट किया गया था, वो ये वाला सबसे पहला अमेंडमेंट एक्ट था, पहला अमेंडमेंट 1951 में। पहला नॉर्मली डेट पूछ लेंगे कब आया, तो 1951 में आया, कौन सा है पहला। तो और नौवां शेड्यूल जो है वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया, तो पहले से जोड़ा गया, ये पेपर का क्वेश्चन बनता है।
अब आ जाता है दूसरा, दूसरे में दिया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड, मतलब दल बदल से रिलेटेड, जो दल बदल जो पॉलिटिकल पार्टीज में करते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं, उसको बचने से रिलेटेड एक ये 10वें शेड्यूल में दिया गया एंटी डिफेक्शन लॉ, ये इस 10वें में दिया गया है। और ये जो है ये 52वें अमेंडमेंट एक्ट 1985 में ऐड किया गया था। अब आ जाता है 11वां अमेंडमेंट एक्ट। 11वां अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पंचायती राज से रिलेटेड है। इसे कब जोड़ा गया? ये 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जोड़ा गया। इसके अंदर जो टोटल है वो 18 लिस्ट होती है, या इसे छोड़ो, ये मत याद करो, छोड़ो। आर्टिकल याद करो, जो पंचायत का वो जो आर्टिकल है 243 से 243 ओ, ये पेपर का 243 से 243 ओ, ये मैंने बता दिया। 12वां शेड्यूल में दिया गया है एक तरीके से म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड, शेड्यूल 12 में है, और इसे जोड़ा गया है 46 ये 74वें अमेंडमेंट एक्ट से। ये आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। बाकी इसके आगे की जो है पॉलिटी नेक्स्ट वीडियो में खत्म करवा दूंगा। बाकी इस तरीके से देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। एक चैनल है, एक ग्रुप है, डाउट ग्रुप, तो दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। बस रिवीजन करते रहिए। अगर आपको ये इसका जो अच्छी तरीके से जो बेनिफिट लेना है, जो वीडियो सीरीज चल रही है, रिवीजन करते रहिए, और खुद से भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो लगाते रहिएगा, जिससे आपका बेनिफिट होगा और पेपर डेफिनेटली निकलेगा आपका। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए।